हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम सम्राट अशोक के बारे में आज हमारा जो है क्लास नंबर 2 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा है तो आप जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा, आज जो है सम्राट अशोक जो है सबसे पहले अभिलेख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, क्या करा है कि अभिलेख जो है कुल जो है इसके कितने अभिलेख होते हैं। इसमें अभिलेखों में एक तो शिलालेख अभिलेख हो जाएगा, दूसरा स्तंभ अभिलेख और तीसरा गुहा अभिलेख। ठीक, जो शिलालेख अभिलेख है कुल कितने हैं, ये 14 शिलालेख हैं। उसकी खोज कितने की थी, तो इसकी खोज जो है पाटेद्री, ठीक है, पादेट्री पैंथैलर ने की थी। कितने की थी, ठीक है, पादेट्री और जो है पैंथैलर ने की थी किसकी, शिलालेख अभिलेख की खोज। ठीक, और जो दूसरा है स्तंभ अभिलेख और तीसरा है गुहा अभिलेख। ठीक है, अब कह रहा कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल कितनी है, 7 है। ठीक, क्या अशोक के स्तंभ अभिलेखों की संख्या कुल कितनी है, 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, कह जो अशोक की ठीक है स्तंभ अभिलेख हैं वो कुल कितनी है, 7 हैं, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। किस लिपि में लिखी गई हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, और है कि जो ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पहला क्या हो जाएगा, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, जो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, जो पहले कौशाम्बी में स्थित था। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है यह पहले जो है कहाँ पर, कौशाम्बी में स्थित था। ठीक, और अकबर ने इसका जो है इलाहाबाद किले में निर्माण करवाया था। बाद में जो है अकबर ने जो है इसका इलाहाबाद किले में जो है निर्माण करवाया था। ठीक, और दूसरा है दिल्ली मेरठ, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दिल्ली टोपरा। ठीक, जो दिल्ली टोपरा है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, टोपरा से दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा, टोपरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है, तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ठीक, किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है लाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, टोपरा से दिल्ली। ठीक, और अगला है दिल्ली मेरठ, तीसरा कौन सा हो जाएगा, दिल्ली मेरठ। जो दिल्ली मेरठ है, ठीक है, जो दिल्ली मेरठ है यह जो है पहले मेरठ में स्थित था। जो दिल्ली मेरठ है यह सबसे पहले कहाँ पर स्थित था, तो यह जो है मेरठ में स्थित था। और यह भी जो फिरोज शाह दिल्ली द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह जो है दिल्ली में लाया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली में लाया गया था। ठीक, ठीक है, जो दिल्ली मेरठ था ये पहले कहाँ, ये पहले मेरठ में स्थित था। ठीक, और चौथा कौन सा हो जाएगा, रामपुरवा। जो चौथा रामपुरवा है यह पहले जो है यह जो है चंपारण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जो रामपुरवा है ये जो है चंपारण में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1832 में किसने की थी, कॉर्ल लॉयल ने की थी। किसने की थी, कॉर्ल लॉयल ने की थी। कब, 1872 में। ठीक, जो रामपुरवा है यह चंपारण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चंपारण में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1872 में कितने की थी, कॉर्ल लॉयल ने की थी। कितने की थी, कॉर्ल लॉयल ने की थी। ठीक है, अगला है लौरिया अरेजॉ, ठीक है, अरेरॉज। कौन है, लौरिया अरेरॉज। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, लौरिया अरेराज ये कहाँ पर स्थित है, यह चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक, जो लौरिया अरेराज है ये जो है कहाँ पर स्थित है, यह चंपारण अब जो है, ठीक है, चंपारण कहाँ है, चंपारण जो है बिहार में स्थित है। अगला है लौरिया नंदनगढ़। ठीक, जो लौरिया नंदनगढ़ है ये कहाँ पर स्थित है, यह भी जो है चंपारण में स्थित है। ठीक, इस स्तंभ में मोर का चित्र जो है बना है। किसमें, लौरिया नंदनगढ़ में किस पक्षी का चित्र बना हुआ है, तो मोर का चित्र जो है बना हुआ है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लौरिया नंदनगढ़ जो है ये इसमें जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बता सकते हैं कि चंपारण में स्थित है। और इसमें किस पक्षी का जो है जिक्र किया गया है, तो मोर पक्षी का जो है जिक्र किया गया, अर्थात जो है मोर पक्षी का जो इसमें चित्र बना हुआ है। और नोट पॉइंट आगे डाल के ये कहा गया है कि कौशाम्बी, ठीक है, क्या कौशाम्बी अभिलेख में, ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा गया। किसको, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो ठीक है, तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। किसको कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अगला है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा हो जाएगा, तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा हो जाएगा, तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है
रोमनदेही हो जाएगा। क्या? रोमनदेही हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? रोमनदेही। ये जो है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। किसको माना जाता है? अशोक का सबसे छोटा अभिलेख किसे माना जाता है? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेही को माना जाता है। ठीक, और है कि अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। किसको मिली थी? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। कब मिली थी? 1837 में। ठीक है, ठीक है। और अब शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। और शिलालेख जो था इसकी खोज किसने की थी? पातेट्री हेंथैलर ने की थी। कुल कितने अभिलेख हैं प्रकार? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक, तो हमने जो है इसके बारे में देख लिया। ठीक है, अब जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेही था। ठीक, कौन सा था? रोमनदेही था। ठीक, और इसका सबसे बड़ा 7वां अभिलेख था। कौन सा? ठीक है, तो अशोक का सबसे बड़ा कौन सा अभिलेख था? तो 7वां अभिलेख जो है इसका सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। कौन सा अभिलेख? 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा माना जाता है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक एंड चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे की प्रथम अभिलेख शिलालेख में, ठीक है, यह अनाउंसमेंट है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो प्रथम पृथक शिलालेख है इसमें यह अनाउंसमेंट है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये किस अभिलेख में कहा गया है? जो प्रथम और पृथक शिलालेख है उसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक, और कहा कि अशोक का जो सार ए कोना अभिलेख है, ठीक है, क्या? अशोक का सार ए कोना अभिलेख है जिसे कंधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे कंधार भी कहा जाता है। ठीक है, इस अभिलेख में जो है ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक का जो सार ए कोना यानी कि जिसे कंधार अभिलेख कहा जाता है, ये ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में इसका जो है प्रचलित मिलता है। ठीक है, प्रचलन मिलता है। ठीक, अगर कि अशोक के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो संख्या में 12, 16, 20 हुआ करती थी। ठीक है, अशोक की सहायता के लिए सम्राट अशोक की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होया करती थी जिसमें सदस्यों की संख्या जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 यानी 3, ठीक है, 4 और 5, 3, 4, 5 के अनुपात में होया करती थी। ठीक है, अगर कि अशोक के समय, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय प्रांतों की संख्या कुल कितनी थी? तो मौर्य साम्राज्य के समय प्रांतों की संख्या कुल कितनी थी? 5 थी। ठीक, आप ये क्वेश्चन जो है 100% याद कर लें कि मौर्य साम्राज्य के समय प्रांतों की कुल कितनी संख्या थी? तो 5 थी। कितनी थी? 5 थी। ठीक है, और प्रांतों के क्या कहा जाता था? प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता है? तो इन प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता है। ठीक, और प्रांतों का प्रशासक क्या कहलाता था? तो प्रांतों का प्रशासक को जो है कुमार कहा जाता था, या फिर आर्यपुत्र कहा जाता है, या फिर राष्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके बारे में जान चुके होंगे। ठीक, अगला है कि विभाजन। ठीक, इसका विभाजन किस में किया गया है? विषय में किया गया है। ठीक, जो प्रांत थे इनका विभाजन किस में किया गया था? तो इनका विभाजन जो है विषय में किया गया था। और ये विषय किसके अधीन थे? तो ये जो है विषयपति के अधीन थे। ठीक है, अगला है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य में या फिर अशोक सम्राट के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता था? तो ग्राम को कहा जाता था। और ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ठीक है, प्रशासन, ठीक है, प्रांतों में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो ठीक है, प्रशासन में जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? ग्राम को कहा जाता है। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता है। ठीक, तो हमने जो है अशोक सम्राट के बारे में पूरा जो है डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है मुझे और डीपली पढ़ाया जाए तो हम जो है उसके लिए भी जो है आप लोगों को और बहुत सारे गहराई में आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बस यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।